नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी पर लगा बड़ा आरोप, ईवीएम के नाम पर देश की जनता से धोखा, बैलेट पेपर पर हो चुनाव। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी चाहते तो दलितों से करवा सकते थे राम मंदिर का उद्घाटन, अशोक गहलोत ने साधा निशाना। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटी, 14 जनवरी से होगा इसका शुभारंभ। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में 15 दिनों में आएगा भूचाल, शिंदे के बाद अब बीजेपी नेता का बड़ा बयान। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि न्यूज क्लिक मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सरकार से मांगा जवाब। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम के बिना ही 2024 का लोकसभा चुनाव होना चाहिए और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम के नाम पर देश की जनता को धोखा, बैलेट पेपर से हो चुनाव, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान साझा करते हुए ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की ओर से गैर सूचीबद्ध कंपनी से निजी इंजीनियर हायर करने पर ऐतराज जताया है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट को एक्स पर साझा करते हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने लिखा कि निजी इंजीनियर कंपनी जो कि चुनाव आयोग के पैनल पर लिस्टेड ही नहीं है, उसे हायर किया जाता रहा है। ये पूरी ईवीएम प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। पवन बंसल ने कहा कि क्यों ना बैलेट पेपर से ही 2024 के लोकसभा चुनाव करवाए जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा कि भारत की भोली भाली जनता के साथ ईवीएम के नाम पर धोखा नहीं होने देंगे। बंसल ने कहा कि 2024 बदलाव का वर्ष है, जनता बदलाव चाहती है, लोग महंगाई, बेरोजगारी और विकास ठप होने से त्रस्त हैं, इसीलिए लोकसभा के चुनाव के लिए इस बार के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होने चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी उनकी इन मांग का पूर्णतः समर्थन करते हैं कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ना कि ईवीएम पर? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी चाहते तो दलितों से करवा सकते थे राम मंदिर का उद्घाटन, अशोक गहलोत ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी चाहते तो खुद को आगे रखने के बजाय दलित समुदाय से प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन दलितों और आदिवासियों से कराकर छुआछूत के खिलाफ देश में संदेश देने का मौका था। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। गहलोत ने कहा कि यहां दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और सभी धर्म के लोग द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराकर और शंकराचार्य को सामने रखकर छुआछूत के खिलाफ एक संदेश देने का यह अवसर था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति वहां जाएंगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दलित समुदाय से हैं और उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। लाल कृष्ण आडवाणी को बुलाया जाना चाहिए था। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान थाली बजाने का आह्वान किया था, उसी तरह उन्हें यह भी आह्वान करना चाहिए था कि 22 जनवरी के बाद देश में कोई छुआछूत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि छुआछूत मानवता पर कलंक है। मैं प्रधानमंत्री मोदी उस कलंक को धो दूंगा। ऐसा करने की प्रधानमंत्री की आभा और सम्मान बढ़ेगा, चाहे उन्हें कोई पसंद करे या ना करे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने एक बड़ा मुद्दा उठाया और कहा है कि दलितों से प्राण प्रतिष्ठा करवा कर ये छुआछूत को देश से खत्म करने का अवसर था और यहाँ पर बड़ा कदम पीएम मोदी उठा सकते थे और देश को कह सकते थे कि अब छुआछूत खत्म होनी चाहिए, मानवता पर कलंक है ये और इस कलंक को वो धोने जा रहे हैं। ऐसा उनको करना चाहिए था, इससे उनके पद की शोभा बढ़ती, सम्मान बढ़ती, चाहे कोई उन्हें पसंद करे या ना करे। दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटी, 14 जनवरी से होगा इसका शुभारंभ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता फिर एक बार भारत की जनता से रूबरू होने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 14 जनवरी से इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस यात्रा पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर वायनाड सांसद राहुल गांधी भी नजर आएंगे। 67 दिनों के भीतर कांग्रेस मणिपुर से मुंबई तक की दूरी को तय करेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस का जन समर्थन जुटाने का अहम कदम है। पार्टी द्वारा साझा की गई डिटेल के मुताबिक भारत न्याय यात्रा का नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया
गया है। ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 85 जिलों को भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक कवर करेगी। पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के बीच पार्टी की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव से पहले मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक इस यात्रा की तैयारी पर गंभीर डिस्कशन किया गया। भारत जोड़ो यात्रा सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक हुई थी। वहीं इसका दूसरा वर्जन भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक की जाएगी। यात्रा का मकसद है कि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को जोड़ना। गुरुवार तक हुई बैठकों में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को बढ़ावा दे रही है। हर मुद्दे में वो जानबूझकर कांग्रेस को घुसाते हैं। हम सभी को एक होना होगा और भाजपा की जमीनी स्तर पर कहे जा रहे झूठ, धोखों और गलत कामों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष का पूरा विश्वास है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुकाते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र की राजनीति में 15 दिनों में आएगा भूचाल। शिंदे के बाद अब बीजेपी नेता का बड़ा बयान। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी के आला नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और दावा किया है कि अगले 5 से 20 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे कई घटनाक्रम हो रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव की हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। देश भर के विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में भी बैठकें हो रही हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी दलों में भी गठबंधन की कवायद तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी के बड़े नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। गिरीश महाजन ने दावा किया कि अगले 15 से 20 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। गिरीश महाजन का बयान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बयान के कुछ घंटे के बाद आया है। ठाणे स्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नंदनवन स्थित आवास पर वर्ली, पालघर, भिवंडी के नेता शिवसेना में शामिल हुए। वहीं फिर एकनाथ शिंदे ने चुनाव की पृष्ठभूमि में एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी 8 महीने का हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी को एक साथ आगे बढ़ना होगा। एकनाथ शिंदे ने भी नवगठित शिवसेना पार्टी का स्वागत किया। दूसरी ओर गिरीश महाजन ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक भूचाल आएगा। गिरीश महाजन ने भविष्यवाणी की है कि 15 से 20 दिनों में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। गिरीश महाजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, देखिए ये चुनाव से पहले होगा, हमें पता चल जाएगा कि किस पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ चुनावों की स्थिति में हम अगले 15 से 20 दिनों में बड़े भूकंप देखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्यूज क्लिक मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सरकार से मांगा जवाब। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल उपकरणों की तलाशी व जब्ती के लिए दिशा निर्देशों की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार तथा सीबीआई व ईडी जैसी जांच एजेंसियों से जवाब मांगा। जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की पीठ ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई समान मुद्दों को उठाने वाली अन्य याचिकाओं के साथ की जाएगी। शुरुआत में पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लेकर सीधे शीर्ष अदालत में आने वाले हर किसी की सराहना नहीं करती है। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत का रुख इसलिए किया है क्योंकि इसी तरह का मुद्दा उठाने वाली अन्य याचिकाओं पर अदालत ने विचार किया है और वो वर्तमान में लंबित है। उन्होंने कहा कि लंबित याचिकाओं पर केंद्र को दिशा निर्देश लाना होगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्यपाल मलिक और कपिल सिब्बल ने ईवीएम को लेकर जताई चिंता, वीवीपैट पर्चियों की गिनती की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को कहा कि उनको डर है कि जब तक मौजूदा स्वरूप में ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों में किया जाता रहेगा तब तक भाजपा सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने इसी के साथ वीवीपैट पर्चियों की गिनती की भी मांग की। भाजपा सरकार के मुखर आलोचक रहे मलिक ने राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल के यूट्यूब कार्यक्रम दिल से पर बातचीत में कहा कि विपक्ष को चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस मामले को नहीं देख रहा है क्योंकि वो दबाव में है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई विपक्षी नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया है और मांग की है कि वोटर वेरीफाइड पेपर और ट्रायल यानी कि वीवीपैट जो है वो
पर्चियां मतदाताओं को सौंपी जाएं, जो उन्हें अलग डिब्बे में डालना होगा। ईवीएम पर जयराम रमेश की चिंताओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव में ईवीएम के उपयोग को लेकर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि क्या भाजपा को अपने लिए अनुमानित सीटें मिलने की चिंता है। इसके जवाब में मलिक ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक ये मशीन प्रणाली खत्म नहीं हो जाती तब तक भाजपा को सत्ता से हटाया नहीं जा सकता। विपक्ष को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा से नहीं बल्कि ईवीएम से हार जाती है कांग्रेस? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं गए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी नई नई जगह जाकर फोटोशूट कराते हैं लेकिन वो मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते। मोदी जरूरतमंदों के बीच क्यों नहीं गए? कांग्रेस की यात्रा जन जागृति के लिए है। बीते शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर खड़गे ने कहा कि जो सांसद शांत थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। विपक्षी पार्टियों को संसद में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी लेकिन पीएम मोदी वहां जाने के बजाय बीच पर चले गए, स्विमिंग करते हुए फोटो सेशन कराया, निर्माणाधीन राम मंदिर पर फोटो खिंचाने चले गए या केरल और मुंबई चले गए। वो सभी जगह जा रहे हैं। आप भगवान के दर्शन की तरह सभी जगह उनकी तस्वीरें देख सकते हैं लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। दरअसल भारत का उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर बीते कई महीनों से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। मणिपुर के बहुसंख्यक मैती समुदाय को जनजातीय आरक्षण का लाभ देने के फैसले के खिलाफ राज्य में हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें अभी तक 200 से करीब लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर बात को प्रतिष्ठा का मुद्दा मत बनाइए। दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम पर एलजी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच योजनाओं को लेकर खींचतान नई बात नहीं है। कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नसीहत दे डाली। दिल्ली सरकार की फरिश्ते मामले से जुड़ी सुनवाई के बीच शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एलजी से कहा कि वो सभी मुद्दों को प्रतिष्ठा का मामला न बनाए। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि दिल्ली सरकार के फरिश्ते योजना से संबंधित आरोप सही पाए गए तो ये भारी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी कोर्ट के आदेश को हल्के में ले रहे हैं। फरिश्ते सड़क दुर्घटना के मामले में मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए आप सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी और अधिकारी फरिश्ते योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। साथ ही इस योजना के लिए फंड जारी नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एलजी के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने एलजी को नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन एलजी की ओर से पेश हुए। उन्होंने जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि इस योजना में एलजी की कोई भागीदारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इसे स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता वाली सोसाइटी की तरफ से रेगुलेट किया जा रहा है। जैन ने पीठ को सूचित किया कि सोसाइटी की बैठक के बाद अब फंड जारी कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने अनावश्यक रूप से एलजी को विवाद में घसीटा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैन की दलील पर जवाब देते हुए पीठ ने उनसे कहा कि अपने एलजी से कहें कि हर मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं। अपनी बात जारी रखते हुए जैन ने कहा कि ये मंत्री परिषद बनाम एलजी का मामला नहीं है, जैसा कि याचिका में बताया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार याचिका दायर करके और एलजी के खिलाफ ऐसे मामले में आरोप लगा रही है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हो हल्ला मचाया जा रहा है। दोस्तों, फरिश्ता जैसे स्कीम को भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है दिल्ली के एलजी द्वारा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि एलजी साहब से कहिए कि हर मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाया करें। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सिंह चौहान से लिया जा रहा है बदला। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र को रामायण और गीता बताया था। सीएम को बयानबाजी नहीं बल्कि काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, कलम चलाने से ही जनता को लाभ मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में ईडी अफसरों पर जानलेवा हमला। अब तक 3 FIR दर्ज। बीजेपी और कांग्रेस की मांग, राष्ट्रपति शासन लगे। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय का देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते दिनों से पश्चिम बंगाल में भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को बंगाल में उस समय बड़ा बवाल खड़ा हो गया जब एक तृणमूल कांग्रेस नेता के घर पर छापेमारी के लिए गई ईडी की टीम पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला टीएमसी नेता के समर्थकों ने ही किया था, जिसमें ईडी के कुछ अधिकारियों के सिर में गंभीर चोट लगी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंगेर का खेल। दिल्ली से बीजेपी को
घेरने के लिए ललन का डैमेज कंट्रोल प्लान B+Y दाव से मिशन होगा सक्सेसफुल। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू सांसद और पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने ऐसी चाल चली कि मुंगेर लोकसभा में सिर उठाने की कोशिश कर रही बीजेपी को जोर का झटका लग गया। जेडीयू के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर हुए घमासान के बीच ललन सिंह ने बड़ी चालाकी से खुद को सेट करने की कोशिश की है। इसका सीधा फायदा भी ललन सिंह को मिलते दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर ड्रामा जब फुल ऑन था, ललन सिंह अपनी बाजी खेल रहे थे, तब ललन सिंह बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पद के साथ चुनावी तैयारी मुश्किल है। उधर मीडिया में जेडीयू के सूत्र ये परोस रहे थे कि ललन सिंह से पार्टी के वफादार काफ़ी नाराज थे। ये लोग उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे। आरोप ये लगाया जा रहा था कि ललन सिंह का कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार सही नहीं था और वो पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। और वजह यह बताई गई कि ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे। इसके लिए विधायकों को तोड़ने के लिए अपने विश्वसनीय को लगाया भी, पर जो संख्या सरकार को बनाने के लिए जरूरी थे, चाहकर भी वैसा नहीं कर सके। ललन सिंह विधायकों का वो जादुई आंकड़ा नहीं पा सके और उनका तेजस्वी यादव को सीएम और खुद उप मुख्यमंत्री बनने का सपना बस सपना ही रह गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिलाओं को सुरक्षा और युवाओं को रोजगार दे सरकार, बीजेपी के रामचरितमानस पाठ पर बोली डिंपल यादव। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बीजेपी 14 जनवरी से रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करा रही है। इस पर सपा नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में है, इसीलिए उसे लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हक मिलने तक कांग्रेस ने जारी रहने का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कांग्रेस 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी और जिसका नेतृत्व राहुल गांधी खुद करने वाले हैं। ये यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस और चीनी डिप्लोमेट्स की नागपुर में हुई मीटिंग के पीछे बड़ा एजेंडा, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, चीनी डिप्लोमेट्स के आरएसएस नेताओं से मुलाकात को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पूछा है कि आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं और चीनियों के बीच मुलाकात के पीछे क्या एजेंडा था। उन्होंने कहा कि हम सभी अडानी के चीन लिंक के बारे में जानते हैं और अब बैठक होने के 1 महीने बाद आरएसएस का चीन एसोसिएशन भी सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव यूपी में अब एक्शन में कांग्रेस, 2 दिन में 2 बड़ी बैठकें हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में कांग्रेस अब एक्शन में है। पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे लखनऊ पहुंच रहे हैं और इससे पहले प्रियंका गांधी यूपी की पार्टी प्रभारी थी। अब उनके बदले अविनाश पांडे को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कमजोर हो चुके कांग्रेस संगठन को फिर से चुस्त और दुरुस्त करने की है। उनके पास समय बहुत कम है, बस चंद महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव के हिसाब से देश में सबसे महत्वपूर्ण राज्य यूपी में ही कांग्रेस सबसे कमजोर है। पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब यूपी में एक्शन में आ चुकी है कांग्रेस और 2 दिनों में 2 बड़ी बैठक कर डाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का किया गठन, राजस्थान का जिम्मा सांसद रजनी पाटिल को सौंपा। जी हाँ दोस्तों, इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस कड़ी में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया और कांग्रेस ने राज्यों को मिलाकर 5 क्लस्टर बनाए हैं, जिनके लिए अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई गई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक क्लस्टर में रखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें फिर तेज, जेडीयू के मंत्री बोले कोई नहीं जानता कल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के पाला बदलने यानी एनडीए में जाने को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के एनडीए में शामिल होने के प्रश्न का सवाल अशोक चौधरी ने दार्शनिक अंदाज में किया और उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी वो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अलका लांबा को बड़ी जिम्मेदारी, जिग्नेश मेवानी स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी महिला विंग और छात्र विंग के नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने अलका लांबा को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है और जबकि वरुण चौधरी को एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी में क्लस्टर आधारित स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा से अपना गढ़ कन्नौज छीनना चाहती है सपा, अखिलेश यादव ने बनाया इसको लेकर प्लान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की नई मुहिम,
मुहिम, विधायकों नेताओं को मिला टास्क, 8 जनवरी से बैठकों का दौर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों की मुहिम रंग नहीं ला रही है। अभी तक सीटों का तालमेल तक नहीं हो सका है और इस बीच अखिलेश यादव ने नई कवायद शुरू कर दी है और अपने नेताओं को उन्होंने टास्क दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की उठा दी है मांग। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम को लेकर लगातार सियासत बरकरार है। अभी तक तो केवल विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां ही ये मांग उठा रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि सामाजिक संगठन ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की यहां पर मांग उठा दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई में ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में रार कांग्रेस ने सभी 48 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के मंगाए नाम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीट के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगाए हैं और दूसरी ओर सहयोगी दलों की ओर से यह दावा भी किया जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।